नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी एसएससी जीके मैराथन पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, एसएससी जीके मैराथन जिसका वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 ये वीडियो है। आपके भी जो परीक्षा होने वाले हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जूनियर इंजीनियर, स्टेनो, सीपीओ, ये सभी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो सीरीज़ पार्ट 2 है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें किसी भी परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, अभी कल ही इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया 2 दिन पहले, समसामयिक की घटना चक्र, आपके परीक्षा के लिए घटना चक्र करंट अफेयर्स, और उसके बाद अपलोड किया गया महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2022। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2022 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स 2022, उसके बारे में वो वीडियो है। उस सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। एमसीक्यू है एसएससी जीके मैराथन पार्ट 2, और आप ये भी देखिए कि आप कितने सवालों को सही करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी जीके मैराथन पार्ट 2 वीडियो। पहला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक। ये पहली क्रांतिकारी पार्टी थी जो कब बनी थी? 1924 में। 1924 में ये बनी थी। इसका ड्राफ्ट पेश हुआ था 1923 में। तो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट उससे लड़ने के लिए ये बनी गई थी पार्टी, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम काकोरी कांड से भी ताल्लुकात था, काकोरी कांड से भी संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल। और इस पार्टी के जो और भी सदस्य थे, उनका नाम जो मेन इंपॉर्टेंट है, सचिनेंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी। सचिनेंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये दोनों भी इस पार्टी के मेंबर थे। और बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, तो इनको फांसी दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1927 में। ये भी आप याद रखिए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? तो प्लानिंग कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही जवाब होगा 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, पंचवर्षीय योजनाओं को सुचारित करने के लिए, और उसका लेखा जोखा और क्या होगा उसका फ्यूचर प्लान, इन सब के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले चेयरमैन थे। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। ये प्लानिंग कमीशन बाद में बदल के कर दिया गया 2015 में नीति आयोग। तो नीति आयोग के अभी हेड मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो प्लानिंग कमीशन था 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी किस राज्य में है? ये है मेघालय में। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में है बाघमारा पिक्चर प्लांट। तो गारो खासी, गारो पहाड़ी के दक्षिण में ये पाया जाता है बाघमारा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट एक पौधा होता है जो कि इंडेंजर्ड है, जिसका साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस खासियाना। नेपेंथिस खासियाना। देखिए, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। नेपेंथिस खासियाना इसका साइंटिफिक नेम है पिक्चर प्लांट का। तो बाघमारा पिक्चर प्लांट ये है मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जगह है भारत में, मैनीसरनम, ये भी मेघालय में है। मैसरनम, ये भी मेघालय में है। अगला सवाल है, आरटीजीएस प्रणाली लेनदेन में यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कितने अंकों का कोड होता है? आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंकों में इस्तेमाल होता है आरटीजीएस और एनईएफटी, आप बखूबी जानते होंगे। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की लेनदेन प्रणाली लेनदेन में जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, ये होता है 22 अंकों का। 22 अंकों का ये कोड होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो तुरंत पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, 1 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट। और दूसरा जो है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है वो होता है 16 डिजिट का। 16 अंकों का कोड होता है एनईएफटी का। ठीक है, ये आप याद रखिए, एनईएफटी का होता है। और इसका होता है
22 अंकों का कोड जिसको कहते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर नहीं है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है भारत में। तो ये ऑप्शन आप देखिए, सूरत है, मंगलोर भी है, करवर भी है, कौन नहीं है? गोपालपुर नहीं है। गोपालपुर कहाँ है? गोपालपुर है उड़ीसा में। उड़ीसा के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के तट पर है ये गोपालपुर। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है 2021 में। अधिकतर सवाल आपको एसएससी में आए हुए ही मिलेंगे इस जीके मैराथन में। अगला है, निम्न में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है, यानी कि लीनियर मोमेंटम के समान डायमेंशन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आवेग यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, बल का गुना समय से। तो फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? ml t-2 का ऊपर पावर और टाइम का t, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ml t-1। और ml t-1 होता है किसका? लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास m और वेलोसिटी क्या होता है? Lt⁻⁻1। तो इसका भी हो गया mlt-1। तो दोनों का क्या हो गया डायमेंशन? mlt-1, यानी कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, इन दोनों का समान होता है डायमेंशन। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये है सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी, और है कहाँ ये? पंजाब के रूपनगर में। ये गुरुद्वारा है पंजाब के रूपनगर में। और बात करें सतलज नदी, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? रक्षस्थाल लेक से निकलती है, रक्षस्थाल झील से निकलती है। और भारत में कहाँ से एंटर करती है? छिपिकला पास से। छिपकिला पास, छिपकिला दर्रा जो आप जानते हैं, ये कहाँ है? ये है इंडो चाइना बॉर्डर के पास। तो यहीं से सतलज नदी भारत में एंटर करती है। और ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है सतलज नदी का? रक्षस्थाल लेक से इसका उद्गम स्थान। और ये जो है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब, ये सतलज नदी के तट पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देखिए, इस चैनल पे 2022 के समस्त ग्रैंड स्लैम के बारे में एक वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखिए। 2022 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उस सभी में जो भी विजेता हुए हैं उसके बारे में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल ये जीता था राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीता 2022 का। बात करें जोकोविक, तो ये इन्होंने विंबलडन जीता इस बार का, विंबलडन जीता 2022। और कार्लोस अल्काराज, काफ़ी युवा खिलाड़ी जिन्होंने इस बार का जीता यूएस ओपन। इन्होंने हराया था फाइनल में कैस्पर रूड जो कि युवा खिलाड़ी थे 20 साल के। तो कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन, राफेल नडाल फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन, और नोवाक जोकोविक विंबलडन जीता। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कौन सा योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए लागू हुआ था? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, एनहांस करने के लिए ये हुआ था पीएम वानी। पीएम वानी क्या है इसका फुल फॉर्म? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो पीएम वानी क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वानी का सर्विस ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा देने के लिए और वाईफाई नेटवर्क को एनहांस करने के लिए देश भर में इसको फैलाने के लिए शुरू किया गया था। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप जानते हैं किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। और एक किडनी में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स हो गया नेफ्रॉन, जो कि वृक्क की किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। राजस्थान रॉयल की टीम के कप्तान कौन थे आईपीएल 2022 में? आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल के कप्तान थे संजू सैमसन। संजू सैमसन थे राजस्थान रॉयल के कप्तान। और केएल राहुल किस टीम के कप्तान थे? लखनऊ टीम के कप्तान थे। हार्दिक पांड्या गुजरात
टीम के कप्तान थे। गुजरात और लखनऊ इस बार की नई टीम थी। स्टीव स्मिथ भी पहले कप्तानी कर चुके हैं राजस्थान रॉयल की। और इस बार का आईपीएल किस टीम ने जीता? गुजरात सुपर जायंट्स। तो गुजरात टीम जीता इस बार का आईपीएल। फाइनल में राजस्थान को हराया था। इस बार का 14वां संस्करण था इंडियन प्रीमियर लीग का। किताब उल हिंद को किसने लिखा था? किताब उल हिंद को ये लिखा था ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन बी अल बरूनी, माफ़ कीजिए, ऑप्शन बी अल बरूनी ने लिखा किताब उल हिंद। ये अरेबिक और पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई थी 11वीं शताब्दी में। और बुक जो है ये रिलेट करता है कास्ट सिस्टम से। और अल बरूनी जो खुद एक ईरानियन स्कॉलर था और आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है, ये खुद ईरानियन स्कॉलर था अल बरूनी। इसने ही लिखा था किताब उल हिंद। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। पोमोलॉजी किस क्षेत्र के अध्ययन को कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं फल के अध्ययन को। स्टडी ऑफ फ्रूट्स कहते हैं पोमोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगर आप कहेंगे लॉजी पे वीडियो बनाने के लिए समस्त अध्ययनों पे, तो ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीट के अध्ययन को। चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। तो ये भी आप याद रखिए। फ्रूट्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। फूल के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। कीट के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। और चट्टान के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। असम किस राज्य से बॉर्डर साझा नहीं करता है? तो असम किस राज्य से बॉर्डर साझा नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। बाकी सभी जो राज्य से साझा करता है बॉर्डर वो है अरुणाचल, इससे भी करता है, मेघालय से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मणिपुर से करता है, मिजोरम से भी करता है, मेघालय से भी करता है, पश्चिम बंगाल से भी करता है। लेकिन सिर्फ किससे नहीं करता है? वो है सिक्किम से असम बॉर्डर शेयर नहीं करता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुई? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये आयोजित हुई सन 1931 में। और इसी में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, पहला हुआ था 1930 में, तीसरा हुआ था 1932 में। और हुआ कहाँ था ये? लंदन में। 1779 में किसने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चरण सिंह। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे 1979 और 1980 के बीच में। और डिप्टी पीएम भी रह चुके थे चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई के बाद इन्होंने ही उनकी जगह ली थी प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, यानी कि किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह है ऊर्जा की इकाई, एनर्जी की इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.602 इंटू 10⁻12 अर्ग। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। करंट का क्या होता है यूनिट? एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट। शक्ति का क्या होता है? पावर का, यानी कि वाट। ये भी आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की, एनर्जी की। किस प्रक्रिया के तहत गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ आ जाते हैं? तो ये होता है किस लिए? कन्वेक्शन के द्वारा, यानी कि संवहन के द्वारा। कन्वेक्शन जो कि लिक्विड में ही होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। आप जानते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तो कन्वेक्शन जिसको कहते हैं हिंदी में संवहन, इससे होता है एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर टेक प्लेस इन फ्लूइड्स, जल में होता है। इसी से गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ आ जाते हैं। तो कन्वेक्शन से होता है, जिसको कहते हैं संवहन। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है ऑप्शन सी
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 से ये एक्टिव है। क्लाइमेट चेंज पे जो प्रोटोकॉल्स होता है उसके लिए ये गठित किया गया कमेटी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये था SSC जीके मैराथन का पार्ट 2 वीडियो। और आप जो भी रिसेंट में वीडियो अपलोड किए गए इस चैनल पे उन्हें आप ज़रूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।